कृषि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है तथा जनसंख्या का 52% भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। निजी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा व्यवसाय है। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का 0.3% भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, जबकि अमेरिका का ये 4% है। वर्ष 2009 से 2010 में कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा 14.6% है, जबकि 1950 से 51 में ये 55.4% था। वर्ष 2008 से 2009 में देश के निर्यात में कृषि और संबंधित वस्तुओं का अनुपात 9.1% था। 2006 से 2007 के दौरान कृषिगत आयात देश के कुल आयात का 2.9% था। अप्रैल सितंबर 2007 से 2008 में ये घटकर 2.2% रह गया। पृष्ठ 256। औद्योगिक क्षेत्र के लिए कृषि का महत्व न सिर्फ कच्चे माल की आपूर्ति तक सीमित है, बल्कि ये औद्योगिक क्षेत्र में लगे लोगों के लिए खाद्यान्न तथा औद्योगिक उत्पाद हेतु बाजार भी प्रस्तुत करता है। नोट: जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। कृषि आदान व उत्पादन। भारतीय कृषि अब भी मानसून पर ही निर्भर करती है। 1990 से 91 ईस्वी में फसलों के अधीन कुछ क्षेत्रफल के 33.3% क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। भारत में कृषि उत्पादन के 2 भागों में बांटा जा सकता है, खाद्यान्न और अखाद्यान्न। इसमें अखाद्यान्नों का हिस्सा लगभग 2/3 और खाद्यान्नों का हिस्सा लगभग 1/3 है। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत विश्व का प्रथम चीनी उत्पादक, विश्व के कुल उत्पादन का 15.1%, दूसरा ब्राजील 14.5% एवं द्वितीय गन्ना उत्पादक, विश्व के कुल उत्पादन का 19.9% राष्ट्र है। चाय के उत्पादन एवं उपभोग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, विश्व उत्पादन का 27%। कृषिगत उपजों में अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य वर्ष 2007 से 2008। चावल राज्य पश्चिम बंगाल और कुल उत्पादन का प्रतिशत 15.22%। गेहूं उत्तर प्रदेश 32.68%। मक्का आंध्र प्रदेश 19.09%। मोटा अनाज राजस्थान 17.47%। दालें महाराष्ट्र 20.46%। कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश 18.24%। मूंगफली गुजरात 35.95%। सरसों राजस्थान 40.98%। सोयाबीन मध्य प्रदेश 49.95%। सनफ्लावर कर्नाटक 40.41%। समस्त तिलहन मध्य प्रदेश 21.34%। गन्ना उत्तर प्रदेश 35.81%। कपास गुजरात 31.99%। जूट पश्चिम बंगाल 73.95%। आलू उत्तर प्रदेश 41.77%। प्याज महाराष्ट्र 28.44%। स्रोत: इको सर्वे 2009 से 2010 के अनुसार विश्व के कुल कॉफी उत्पादन के 4% भाग का उत्पादन भारत में होता है। विश्व में छठा स्थान भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का 56.5% केवल कर्नाटक राज्य में होता है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः पंजाब व हरियाणा है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा पंजाब है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 ईस्वी से लागू किया गया है। भूमि सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के कदम उठाए गए हैं: मध्यस्थों का उन्मूलन, 2 काश्तकारी सुधार और 3 कृषि का पुनर्गठन। पहली पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति तक देश में मध्यस्थों का उन्मूलन छोटे छोटे क्षेत्रों को छोड़कर किया जा चुका था। भारत में कृषिगत उत्पादन मिलियन टन। चावल 2007 से 2008 में 96.69%, 2008 से 2009 लक्ष्य 97%, 2008 से 2009 चौथा अग्रिम अनुमान 99.15। गेहूं का 2007 से 2008 में 78.57, 2008 से 2009 लक्ष्य 78.50, 2008 से 2009 चौथा अग्रिम अनुमान 80.58। ज्वार 2007 से 2008 7.93, 2008 से 2009 NA, 2008 से 2009 चौथा अग्रिम अनुमान
3.1। मक्का 2007 से 2008 18.96 लक्ष्य 2008 से 2009 NA 2008 से 2009 चौथा अग्रिम अनुमान 19.29। बाजरा 2007 से 2008 9.97 2008 से 2009 लक्ष्य NA 2008 से 2009 8.83। चना 2007 से 2008 5.75 2008 से 2009 NA 2008 से 2009 7.05। तूर 2007 से 2008 3.08 2008 से 2009 लक्ष्य NA 2008 से 2009 2.21। दालें 2007 से 2008 14.76 2008 से 2009 15.10 2008 से 2009 14.66। कुल खाद्यान्न 2007 से 2008 230.78 2008 से 2009 233.00 2008 से 2009 233.88। प्रमुख फसलों के अंतर्गत सकल क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर। फसल खाद्यान्न 2008 से 2009 123.8 दालें 23.0 चावल 45.6 गेहूं 27.6 मोटा अनाज 32.6 तिलहन 27.7। पृष्ठ 257। काश्तकारी सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के उपाय किए गए हैं। 1 लगान का नियमन, 2 काश्त अधिकार की सुरक्षा तथा 3 काश्तकारों को भूमि का मालिकाना अधिकार। कृषि के पुनर्गठन के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार के उपाय 1 जोतों की सीमाबंदी तथा 2 जोतों की चकबंदी किए गए हैं। जोतों की सीमाबंदी जोत का वो महत्तम क्षेत्रफल है जो राज्य के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा जिससे अधिक जोत का होना अवैध माना जाता है। जोतों की चकबंदी विभाजित तथा खंडित जोतों का इकट्ठा करना है। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार का है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोत सीमांत जोत, 1 से 4 हेक्टेयर वाली जोत लघु जोत तथा 4 हेक्टेयर से बड़ी क्षेत्रफल वाली जोत बृहत जोत कही जाती है। भारत में सबसे पहली 1920 ईस्वी में बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई है। हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है, जिसकी पैदावार में 500% की वृद्धि हुई। कृषि वित्त के गैर संस्थागत स्रोतों में महाजन तथा साहूकार संबंधी या रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार और आढ़तिये प्रमुख हैं। कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में सहकारी समितियां और सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार आदि प्रमुख हैं। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में हुआ था। प्राथमिक सहकारी समिति का अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। राज्य सरकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। कृषि उत्पादन बोर्ड टी बोर्ड गठन वर्ष 1 अप्रैल 1954, मुख्यालय कोलकाता। तंबाकू बोर्ड गठन वर्ष 1 जनवरी 1976, मुख्यालय गुंटूर। मसाला बोर्ड गठन वर्ष 26 फरवरी 1987, मुख्यालय कोची। कॉफी बोर्ड गठन वर्ष डैश, मुख्यालय बेंगलोर। रबर बोर्ड गठन वर्ष डैश, मुख्यालय कोट्टायम। व्यापार बोर्ड 5 मार्च 1989, मुख्यालय डैश। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गठन वर्ष 1965, मुख्यालय आनंद। कृषिगत उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य। फसल गेहूं खरीद मूल्य। फसल वर्ष विपणन वर्ष 2007 से 2008 प्रति 2008 से 2009 1080। फसल वर्ष विपणन वर्ष 2008 से 2009 और 2010 से 2011 1100। जौ 2007 से 2008 और 2008 से 2009 680। फसल वर्ष विपणन वर्ष 2008 से 2009 2010 से 2011 750। चना 1730 तथा 1760। मसूर 1870 तथा 1870। धान 850। नोट 50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा अलग से की गई थी, जिससे प्रभावी मूल्य क्रमशः 900 व 930 रुपए प्रति क्विंटल रहा था। नोट समाप्त। 2008 से 2009 और 2010 से 2011 में 950। नोट 2।
अक्टूबर 2009 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 50 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की, जिससे प्रभावी मूल्य क्रमशः 1000 रुपये व 1030 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। नोट समाप्त। धान ए श्रेणी 2007 से 2008 और 2008 से 2009 880। नोट 50 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा अलग से की गई थी, जिससे प्रभावी मूल्य क्रमशः 900 व 930 रुपये प्रति क्विंटल रहा था। 2008 से 2009 तथा 2010 से 2011 में 980। नोट अक्टूबर 2009 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 50-50 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की, जिससे प्रभावी मूल्य क्रमशः 1000 रुपये व 1030 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। नोट समाप्त। मक्का 2007 से 2008 तथा 2008 से 2009 में 840, 2008 से 2009 तथा 2010 से 2011 में 840। अरहर 2007 से 2009 तक 2000 तथा 2008 से 2011 में 2300। मूंग 2007 से 2009 तक 2520, 2008 से 2011 तक 2760। उड़द 2007 से 2009 में 2520, 2008 से 2011 तक 2520। मूंगफली छिलके सहित 2007 से 2009 तक 2100, 2008 से 2011 में 2100। सूरजमुखी 2007 से 2009 2215, 2008 से 2011 तक 2215। नोट रबी उपजों के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन वर्ष के लिए होता है, जबकि खरीफ फसलों के मामले में फसल व विपणन वर्ष समान होता है। पृष्ठ 258। उद्योग। आजादी के बाद भारत में औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव 1948 ईस्वी में पारित किया गया। सन 1948 ईस्वी की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के ही महत्व को स्वीकार किया गया, परंतु मूल उद्योगों के विकास का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा गया। भारत में औद्योगिक नीति पुनः सन 1956 ईस्वी में लाई गई, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास तथा निजी एकाधिकारों पर नियंत्रण जैसे उद्देश्य शामिल किए गए। सन 1948 ईस्वी की औद्योगिक नीति में उद्योगों की 4 श्रेणियां बनाई गई, जबकि सन 1956 ईस्वी से नीति के इसे घटाकर 3 कर दिया गया। सन 1973 ईस्वी में दत्त समिति की सिफारिशों के आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गठन किया गया। सन 1980 ईस्वी की औद्योगिक नीति आर्थिक संघवाद की धारणा से प्रेरित थी तथा इसमें कृषि पर आधारित उद्योगों को रियायतें देने की नीति अपनाई गई। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 ईस्वी को की गई, जिसमें व्यापक स्तर पर उदारवादी कदमों की घोषणा की गई। इस नई औद्योगिक नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। बाद में 13 और उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया, जिससे लाइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त उद्योगों की संख्या वर्तमान में घटकर 5 रह गई है। नई औद्योगिक नीति में निजीकरण एवं उदारीकरण प्रमुख है। सार्वजनिक उद्यम वैसे उद्यम हैं जिनका संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा होता है। अप्रैल 2010 में नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनियों की कुल संख्या 20 है। 1997 में ये दर्जा मूलतः 9 कंपनियों के लिए ही सृजित किया गया था। लाइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त उद्योग: 1. अल्कोहल युक्त पेयों का आसवन एवं इनमें शराब बनाना। 2. तंबाकू के सिगार एवं सिगरेटें तथा विनिर्मित तंबाकू के अन्य विकल्प। 3. इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण सभी प्रकार के हैं। 4. डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्यूलोज तथा माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री। 5. खतरनाक रसायन। और अब नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां: 1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, स्थापना वर्ष 1950, मुख्यालय नई दिल्ली। 2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, स्थापना वर्ष 1976, मुख्यालय मुंबई। 3. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, स्थापना वर्ष 1976, मुंबई। 4. भारतीय तेल निगम IOC, स्थापना वर्ष 1964, मुख्यालय नई दिल्ली।
5 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL 1986 नई दिल्ली, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC 1956 देहरादून, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC 1975 नई दिल्ली, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल 1974 नई दिल्ली, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल 1984 नई दिल्ली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल 1954 बेंगलौर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल 1940 बेंगलौर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC 1986 नई दिल्ली, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC 1950 हैदराबाद, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL 1989 नई दिल्ली, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC 1969 नई दिल्ली, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी NALCO 1981 उड़ीसा, भारतीय नौवहन निगम SCI 1961 मुंबई, कोल इंडिया लिमिटेड CIL 1975 कोलकाता, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL 1982 विशाखापत्तनम, ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल स्थापना वर्ष 1959, मुख्यालय डुलियाजन। पृष्ठ 259। नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो जाने से कंपनियों को ज्यादा प्रशासनिक और वित्तीय सहायता मिलती है। ये कंपनियां सरकार की अनुमति के बगैर देश में या विदेश में संयुक्त उद्यम लगा सकती है और उनमें अपनी नेटवर्थ के 15% तक निवेश कर सकती है। नोट: सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की 21 दिसंबर 2009 की बैठक में लिया गया। ये दर्जा उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में औसतन 5,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया हो। साथ ही इनका 3 वर्षों में इनका औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए का हो सकता है तथा इस अवधि में इन कंपनियों का नेटवर्थ भी औसतन 15,000 करोड़ रुपए रहा हो। इसके साथ ही कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा हो और कंपनी का विदेश में भी कारोबार हो। 20/5/2010 को भारत सरकार में निम्न 4 सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। 1. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, 2. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, 3. भारतीय राष्ट्रीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल, 4. भारतीय तेल निगम IOC। आर्थिक गणना 2005 के अनुसार देश के कुल 4.212 करोड़ रुपए उद्यमों में 50% से अधिक उद्यम 5 राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश में स्थापित है। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र का GDP में हिस्सा जो 1950 से 51 में 1993 से 94 की कीमतों पर 13.3% था, जो 2009 से 2010 में बढ़कर 28% हो गया। 11वीं योजना के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर का औसत लक्ष्य 10.5% रखा गया है। कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, जो देश के औद्योगिक उत्पादन का 14% सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 4% है। कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन के 20% व कुल निर्यातों के 24.6% की आपूर्ति करता है, जबकि देश के कुल आयात खर्चे में इसका हिस्सा केवल 3% है। ये उद्योग देश के लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। चीन के बाद भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। देश के कुल रेशम उत्पादन का आधे से कुछ अधिक भाग अकेले कर्नाटक में ही उत्पादित किया जाता है। लघु व कुटीर उद्योगों पर विशेष ध्यान 1977 ईस्वी की औद्योगिक नीति में दिया गया। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। इस समय देश में 422 जिला उद्योग केंद्र हैं। लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से सन 1990 ईस्वी में सिडबी अर्थात भारतीय लघु उद्योगों विकास बैंक की स्थापना की गई। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों में सुधार से संबद्ध है। लघु उद्योगों वैसे उद्योग हैं जिसमें अधिक से अधिक 1 करोड़ रुपए का निवेश हुआ हो। कुटीर उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा 25 लाख रुपए है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना संविधान के विशेष अधिनियम द्वारा 1 जुलाई 1948 ईस्वी को की गई। IFCI का उद्देश्य निजी तथा सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन व मध्यकालीन साख उपलब्ध कराना है। निजीकृत की गई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां: मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज। निजी क्षेत्र की जिस कंपनी को बेचा गया: हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड। सार्वजनिक कंपनी बाल्को। निजी क्षेत्र की जिस कंपनी को बेचा गया: टाटा सन्स। हिंदी टेलीप्रिंट्स HFCL। विदेश संचार निगम लिमिटेड।
टाटा समूह की पेनाटोन फिनेफेस्ट, IBP लिमिटेड, भारतीय तेल निगम, पाराद्वीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, जुआरी मारोग फॉस्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड। पृष्ठ 260। ICICI अर्थात भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना सन 1955 ईस्वी में भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई है। ICICI का कार्य निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमों की स्थापना, विकास तथा आधुनिकीकरण में सहायता करना है। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थान सबसे ऊंचा है। व्यापार। स्वतंत्रता पूर्व भारत के विदेशी व्यापार उपनिवेशवाद के सिद्धांतों से संचालित होने लगे थे, परंतु स्वतंत्रता के बाद इसकी दशा व दिशा में व्यापक परिवर्तन आए। स्वतंत्रता के बाद विदेशी व्यापार की अंतर्मुखी नीतियों को अपनाया गया और आयात प्रतिस्थापन की नीति इसका आधार बनी। व्यापार उदारीकरण का प्रयास 80 के दशक से आरंभ हुआ तथा 90 के दशक 1991 ईस्वी के बाद में उदारीकरण व विश्वव्यापीकरण की व्यापक नीति बनी। आरंभिक वर्षों में भारत के निर्यात व्यापार में जूट, चाय, सूती वस्त्र तथा कृषि व उससे संबद्ध वस्तुओं का प्रधानता थी तथा आयात में विनिर्मित वस्तुओं का अधिक महत्व था। धीरे धीरे भारत के निर्यात में विनिर्मित वस्तुओं का महत्व बढ़ता जा रहा था और तथा प्रारंभिक वस्तुओं का महत्व कम होता जा रहा है। विश्व के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश पिछले वर्ष में लगभग 1% बना रहा था। WTO की विश्व व्यापार रिपोर्ट 2006 के अनुसार सन 2009 तक विश्व के वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश 2% हो जाएगा। सन 2004 में ये 1.1% व 2006 में 1.5% था। पुनः 2006 में वैश्विक वस्तुगत व्यापार में भारत का अंश 1.2% था, जो बढ़कर 2009 तक 1.5% संभावित है। व्यापार की दिशा। विदेशी व्यापार की दिशा से आशय निर्यात के गंतव्य स्थल तथा आयात के स्रोत से है। भारत की विदेशी व्यापार की दिशा में लगातार परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। भारत का विदेशी व्यापार में 2005 के बाद चीन और आसियान के सदस्य देशों की भागीदारी बढ़ी है। वित्तीय वर्ष में 2008 से 2009 में भारत के समग्र विदेशी व्यापार में सर्वाधिक अंश या भारत के 3 शीर्ष प्रमुख भागीदार देशों का अवरोही क्रम है। UAE 9.8%, चीन 8.6% एवं संयुक्त राज्य अमेरिका 8.2%। भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार 2007 से 2010। कुल व्यापार निर्यात धन आयात में प्रतिशत हिस्सा। 1. UAE 2007 से 2008 में 7.0, 2008 से 2009 में 9.8, 9 से 10 में अप्रैल और सितंबर 9.2। 2 चीन 7 से 8 में 9.2, 8 से 9 में 8.6, 9 से 10 में 9.4। 3 अमेरिका 7 से 8 में 10.1, 8 से 9 में 8.2, 9 से 10 में 8.1। 4 सऊदी अरब 7 से 8 में 5.6, 8 से 9 में 5.1, 9 से 10 में 4.4। 5 जर्मनी 2007 से 2008 में 3.6, 8 से 9 में 3.8, 9 से 10 में 3.5। 6 सिंगापुर 7 से 8 में 3.7, 8 से 9 में 3.3, 9 से 10 में 3.2। ईरान 3.1, 7 से 8 में 8 से 9 में 3.0, 9 से 10 में 3.3। हांगकांग 2007 से 2008 में 2.2, 8 से 9 में 2.7, 9 से 10 में 1.9। कोरिया रिपब्लिकन 2007 से 8 में 2.1, 8 से 9 में 2.6, 9 से 10 में 1.9। यूके 7 से 8 में 2.8, 8 से 9 में 2.6, 9 से 10 में 2.4। ऑस्ट्रेलिया 7 से 8 में 2.2, 8 से 9 में 2.6, 9 से 10 में 2.9। स्विट्जरलैंड 7 से 8 में 2.5, 8 से 9 में 2.5, 9 से 10 में 2.8। जापान 7 से 8 में 2.5, 8 से 9 में 2.2, 9 से 10 में 2.3। मलेशिया 7 से 8 में 2.1, 8 से 9 में 2.2, 9 से 10 में 1.9।
2015 नाइजीरिया, 2007 से 8 में 2.1, 8 से 9 में 2.1, 2009 से 2010 में 1.9। योग 2007 से 2008 में 60.7, 2008 से 2009 में 61.3 तथा 2009 से 2010 अप्रैल और सितंबर तक 59.6। ये थे भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार 2007 से 2010 तक। 2008 से 2009 में भारत विश्व परिणय व्यापार में 31वां प्रमुख निर्यातक तथा 24वां प्रमुख आयातक है। निर्यात व आयात दोनों में ही ऋणात्मक वृद्धियों के चलते पूरे वित्तीय वर्ष 2008 से 2009 में निर्यातों में डॉलर मूल्य केवल 13.6% की ही वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि आयातों में वृद्धि 20.7% रही। 2008 से 2009 के दौरान रत्नों व आभूषणों के निर्यात में डॉलर मूल्य में 42.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2008 से 2009 में रत्नों व आभूषणों का सर्वाधिक 31% निर्यात संयुक्त अरब अमीरात UAE को किया गया, जबकि दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः हांगकांग 25% व अमेरिका 20% का रहा है। पृष्ठ 261। 2008 से 2009 में वस्तुओं की निर्यात में सर्वाधिक हिस्सेदारी 66.4% विनिर्मित वस्तुओं का रहा है। 2008 से 2009 में वस्तुओं की आयात में सर्वाधिक हिस्सेदारी 33.4% ईंधन, पेट्रोल, तेल, स्नेहक एवं कोयला का रहा है। 2008 से 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के निर्यातों का अकेला सबसे बड़ा खरीदार कुल निर्यात का 15.5% रहा। भुगतान संतुलन की स्थिति। भुगतान संतुलन का तात्पर्य किसी देश का अन्य देश के निवासियों के साथ एक वर्ष की अवधि में समस्त लेन देन होता है। भुगतान संतुलन खाते के दो भाग होते हैं, चालू खाता करंट अकाउंट व पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। चालू खाता के अंतर्गत वस्तुगत व्यापार, आयात, धन निर्यात के साथ साथ अदृश्य मदों, बीमा, परिवहन, पर्यटन, उपहार आदि की लेनदारियों व देनदारियों को सम्मिलित किया जाता है। हस्तांतरण पूंजी खाते में पूंजीगत लेन देन, ऋणों की प्राप्तियां व अदायगियां, करेंसी, लदान, स्वर्ण हस्तांतरण आदि की प्रविष्टियां की जाती हैं। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की स्थिति जानने के लिए चालू खाते का संतुलन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। भारत का व्यापार संतुलन निरंतर प्रतिकूल बने रहने के कारण चालू खाते में घाटे की स्थिति निरंतर बनी हुई है। 2008 से 2009 में ये GDP का -2.5% था। भुगतान संतुलन में सुधार हेतु रिजर्व बैंक द्वारा 19 अगस्त 1944 को रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। पूंजी खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता हेतु एस तारापोर समिति का गठन किया गया है। व्यापारिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1965 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के आधार पर किया गया तथा इसका कार्य 1 मार्च 1947 ईस्वी में शुरू हुआ। इसमें मार्च 2010 ईस्वी में कुल 186 राष्ट्रीय सदस्य थे। नवीनतम सदस्य देश कोसोवो है। IMF का कार्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा विश्व व्यापार का संतुलित विस्तार करना है। IBRD अर्थात पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुई। मार्च 2010 में इसके सदस्य देशों की संख्या 186 है। IBRD को ही अन्य संस्थाओं के साथ मिलाकर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के नाम से पुकारा जाता है। इन संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण है। इसका उद्देश्य विश्व युद्ध से जर्जर हुई अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक पुनर्निर्माण तथा अल्प विकसित देशों के विकास में योगदान देना है। इस समय ये सदस्य देशों में पूंजी निवेश में सहायता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने में लगा है। GATT अर्थात प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ था तथा 1 जनवरी 1948 ईस्वी से लागू हुआ। GATT के मूल सिद्धांत थे समान प्रशुल्क की नीति, परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटाना तथा व्यापारिक वाद विवाद का लोकतांत्रिक तरीके से निपटारा करना। 12 दिसंबर 1995 ईस्वी को GATT का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया तथा 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसका स्थान WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है तथा वर्ष 2008 में इसके सदस्य देशों की संख्या 153 थी। कैप वर्डे WTO का 153वां सदस्य है। भारत भी इसका सदस्य है।
पृष्ठ 262। मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO की सर्वोच्च संस्था है। सभी सदस्य देशों के मंत्री इसके सदस्य हैं। इस संस्था की प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी। आयात निर्यात के लिए वित्त अव्यवस्था हेतु भारत में शिखर संस्था निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन। 1. इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक, महाराष्ट्र। नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रालय में डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक भिन्न टिकटों, अदालती एवं गैर अदालती स्टाम्पों, बैंकों के चेकों, बॉन्डों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इंदिरा विकास निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है। 2. सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की स्थापना दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने व पूरे देश की केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग को पूरा करने के लिए 1982 ईस्वी में की गई थी, ताकि भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड के उत्पादन की अनापूर्ति की जा सके। 3. करेंसी नोट प्रेस, नासिक, महाराष्ट्र। नासिक रोड स्थित करेंसी नोट प्रेस 10, 50, 100, 500, 1000 रुपये के बैंक नोट छापती है और उनकी पूर्ति करती है। 4. बैंक नोट प्रेस, देवास, मध्य प्रदेश। देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के और उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण भी करता है। 5. शाहबनी, पश्चिम बंगाल तथा मैसूर, कर्नाटक के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। 2 नए एवं अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस मैसूर, कर्नाटक तथा सालबोनी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए हैं। यहाँ RBI के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते हैं। 6. सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में 1967 से 68 में लागू की गई थी। टकसाल, माइंस, सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमंगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित है। मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें काफी समय के पहले क्रमशः 1830 और 1903 और 1950 में स्थापित की गई थी, जबकि नोएडा की टकसाल 1989 में स्थापित की गई थी। मुंबई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों, मेडल का भी उत्पादन किया जाता है।